हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, घर पर हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो आज हम फिर आ गए हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो बात की थी किसकी। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ना। इसकी जो आवर्त सारणी थी मेंडलीफ की, उसका जो वर्गीकरण का आधार था वो परमाणु भार था। है ना। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसके कुछ दोष रह गए थे। जैसे इसका मेन दोष क्या था कि भाई जो तत्व हैं आपके, उस तत्व के समस्थानिक की खोज हो गई। जैसे क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के प्रकृति में 2 समस्थानिक पाए जाते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। अब क्या इन दोनों को आवर्त सारणी में स्थान दें, है ना। और इसी प्रकार 2 तत्वों के बीच में कोई तत्व ऐसा भी आ सकता है जिसका परमाणु भार दशमलव में हो, तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी धीरे धीरे समस्थानिकों की खोज के बाद हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। फिर आया मोजले। मोजेले भी नहीं है और किसी की मौज लेनी भी नहीं है, मोजले, ठीक है, किसी की मौज नहीं लेनी है, मोजले। इसने 1913 में अपनी आवर्त सारणी दी। कब दी? 1913 में। किसने दी? मोजले ने। और इसी आवर्त सारणी को आज की तारीख में हम पढ़ते हैं। और मोजले की ये जो आवर्त सारणी है वही हमारी आधुनिक का मतलब जो अभी चल रही है, आधुनिक आवर्त सारणी। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मोजले की जो आवर्त सारणी है उसके वर्गीकरण का जो आधार है, इसका जो बेस है, इस मोजले की आवर्त सारणी का जो बेस है वो परमाणु क्रमांक है। इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आपसे परीक्षा में 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो भाई परमाणु क्रमांक है। या फिर पूछा जाए मोजले की आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो भाई मोजले ने प्रयोग किया था एक, है ना। वो प्रयोग हमारे सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे, है ना। तो मोजले ने जो नियम दिया, तो आधुनिक आवर्त नियम या मोजले का नियम भी कहा जाता है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछे आधुनिक आवर्त नियम या फिर मोजले का नियम, बोथ आर सेम। रेंडू ओक्टे भाई ये तेलुगु भाषा में मैंने बोला कि बोथ आर सेम, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो भाई मोजले ने क्या कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो भाई पहले एक बार लिख लेते हैं, तत्वों के गुण। अब इस गुण में भौतिक भी आ गए और रासायनिक भी आ गए। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के, किसके? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अभी समझा रही हूं क्या मतलब है इसका। ठीक है। तो भाई इसने ही बोला कि अगर आप तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाओ, अगर आप तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाओ, अगर हम तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाएं तो एक निश्चित अंतराल बाद गुणों की रिपीटेशन होती है, या फिर ऊपर से नीचे जाने पर गुण बढ़ रहे हैं या कम रहे, कुछ क्या देखने को मिलती है, कुछ ट्रेंड देखने को मिलता है। तो जब हम तत्व
तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाए तो गुण क्या होते हैं, समान रहते हैं, पुनरावृत्ति होती है ना। या फिर कुछ ट्रेंड हमें देखने का मिलता है। ट्रेंड का मतलब ऊपर से नीचे जाने पर या तो कोई गुण बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इस प्रकार से। तो ये तुम्हारा आधुनिक आवर्त नियम या मोजले का नियम है। जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, ठीक है, अगर हम अब सारी जो हम बात कर रहे हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी की कर रहे हैं ना। अगर नहीं भी लिखो तो समझ जाना है किसकी बात कर रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की। इस आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तो समूह या वर्ग है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह या वर्ग है और आवर्त कितने हैं, 7। अगली बात जो आवर्त सारणी की हमें ध्यान रखनी है कि 18वां समूह जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे शून्य समूह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके तत्व जो है, अभी बात करते हैं, 18वां समूह जो है उसी को हम शून्य समूह भी कहते हैं। ठीक है, 18वें समूह को शून्य समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समूह के तत्व की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। 18वें समूह में निष्क्रिय गैसें, अक्रिय गैसें आती है। 18वें समूह में कौन आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, है ना, जिनोन, क्रिप्टॉन, ये सब आती है। इन सब की संयोजकता 0 होती है। ठीक है, इसी प्रकार जो 17वां समूह है, 17वां समूह, 17वें समूह के जो तत्व हैं उन्हें हम हैलोजन कहते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ये बेसिक बातें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींचो, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, आई होप आपने उतार लिया होगा। चलिए, तो अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में जो हमें ध्यान रखना है, हमें अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें, हम हमारे सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो हमें 1 से लेके 20 तक के जो परमाणु क्रमांक है वो हमें याद रखने हैं। ठीक है, इसमें आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कार्बन का आवर्त क्या है और समूह क्या है ना, या पूछ लेगा कैल्शियम किस समूह एवं आवर्त का तत्व है। तो हमें याद रखना है, सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ लिखना है हाइड्रोजन, यहाँ लिखना है हीलियम। ठीक है, फिर क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, है ना। उसके बाद क्या आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये आता है। फिर पोटेशियम और कैल्शियम। तो 20 तक के परमाणु क्रमांक तो याद होंगे, मुझे आपको याद करवाने हैं समूह और आवर्त। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो क्षैतिज पंक्ति होती है उसे हम कहते हैं आवर्त। सिमिलरली जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उन्हें हम कहते हैं समूह या वर्ग। ये आई थिंक सबको याद है। चलिए बात करते हैं आवर्त। तो सीधी बात है, ये आपका आवर्त, आवर्त, आवर्त और आवर्त, आवर्त 1, 2, 3 और 4। अब बात करते हैं वर्ग की। ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तो बेटा ये वर्ग 1 है आपका। ठीक है, ये आपका वर्ग 18 है। ठीक है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 2, यहाँ 18 पीछे से चलो, वर्ग 17, 16, 15,
14 और 13, ये सब वर्ग की बात हो रही है ना, ये सब वर्ग की बात हो रही है। क्या करना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे तुम्हें याद है, ये लिख दिए, ठीक है। हाइड्रोजन कोने में, हीलियम किनारे में, ठीक है। अब आवर्त तो तुम्हारी गिनती से ही चल रहे हैं। वर्ग में पहला दूसरा वर्ग, फिर तुम एल्यूमिनियम या बोरोन वाला जो है उसको 13 वर्ग दोगे, फिर 13 से 18 ऐसा चलो। मैम वर्ग 3 से लेके 12 तक कहाँ गए, वो भी पढ़ेंगे 11वीं क्लास में, है ना। अभी हमें ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये देख लो। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सिलिकॉन का आवर्त बताना है और वर्ग बताना है। तो अगर देखो सिलिकॉन ये रहा, आवर्त 3 है और वर्ग 14 है, तो आवर्त हो गया 3, वर्ग हो गया 14। इसी प्रकार मान लो आपसे क्लोरीन का पूछ लिया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्लोरीन का आवर्त क्या होगा और वर्ग क्या होगा। भाई क्लोरीन का आवर्त 3 और वर्ग 17। आई होप आपको क्लियर है। किसी का भी पूछेगा बता दोगे, जो बता देगा मुझे थम्स अप दिखा दे। क्लियर है एकदम? चलिए क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। यूट्यूब पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना नहीं जाना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींचो, फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए यहां तक की बात हो गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आवर्त 1 में 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। आवर्त 2 में 8 तत्व होते हैं, ठीक है। ये 2 आपको ध्यान रखना है। क्लियर? यहां तक की बात आई होप क्लियर है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे अगर हम बात करें ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, यहां देखो तो लिथियम से चलेगा बेरिलियम, नियोन, सोडियम से चलेगा आर्गन तक, पोटेशियम और कैल्शियम। ये आवर्त 1 है, आवर्त 2 है, आवर्त 3 है, आवर्त 4। अगर हम देखें हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आई होप आपको याद है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अगर हीलियम के परमाणु क्रमांक की बात करें तो 2, और कई कोश है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लिथियम की बात करें तो भाई लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,1 होता है। यानी अगर हम देखें कि के कोश यहाँ पर एल कोश नया आ गया। अगर यहाँ सोडियम की बात, अगर नियोन की बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 होता है ना। तो भाई के कोश है इसके पास, एल कोश है इसके पास। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 2,8,1 KLm। यहाँ पर सिर्फ के कोश था, यहाँ पर सिर्फ एल कोश था, यहाँ पर एम कोश भी आ गया। यानी हर नया आवर्त हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन नए कोश में जाएगा। आवर्त 1 के तत्वों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ के कोश में था, लेकिन जैसे ही आवर्त दूसरा हुआ इलेक्ट्रॉन के बाद एल में जाना स्टार्ट हो गया। जैसे ही आवर्त 2 से तीसरा हुआ, सोडियम वाली लाइन में देखो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो के एल के बाद एम कोश में जाना स्टार्ट हो गया। तो हर नया आवर्त हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन अब नए कोश में भरा जाएगा। समझ में आया? तो भाई यहाँ पे लिख लो, ये बात इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो इस लाइन को लिखो। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है ना। हर नया आवर्त यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नए कोश में भरा जाएगा।
नेक्स्ट बात क्या ध्यान रखनी है, जैसे हम बात करते हैं आवर्त 3 की, ठीक है भाई, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नियोन, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नियोन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3, है ना। अरे बेटा ये नियोन नहीं है, आर्गन है, ठीक है। चलिए 2,8,8। अगर देखो तो यहाँ पर KLM कोश है, यहाँ पर भी KLM कोश है, यहाँ पर भी KLM कोश है, यानी एक ही आवर्त 3 के ही सदस्य है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब एक ही आवर्त के तत्व है, और एक ही आवर्त के तत्वों में कोश की संख्या समान होती है। KLM KLM KLM, यानी एक ही आवर्त के तत्वों में कोशों की संख्या समान होती है। लिखो इस बात को, एक ही आवर्त के तत्वों में कोश की संख्या समान होती है। चलिए अब अगर आगे देखें, जैसे यहां पे देखो लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,1 है ना। ये क्या है, स्तंभ है, स्तंभ है, वर्ग है, समूह है। समूह में देखो, समूह में है ना, समूह में अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो कोशों में वृद्धि होती है, ठीक है। ये बात अगर आपको पता हो तो लिथियम की संयोजकता 1 होती है, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, या सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है उसकी संयोजकता भी 1 होती है। तो एक ही समूह के तत्वों की संयोजकता समान होती है ना। जैसे लिथियम, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, आई थिंक यहाँ पे देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों की जो संयोजकता है ना बेटा, वो क्या है, 1। तो एक ही समूह के तत्वों की संयोजकता समान होती है। नेक्स्ट बात लिखनी है आपको, ये एक ही समूह के तत्वों की संयोजकता समान। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं, है ना। जिसको नहीं लिख रहा, दिखाई दे रहा है, देख लेना क्या लिखा हुआ है। एक ही समूह के तत्वों की संयोजकता समान होती है, ठीक है। क्लियर है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट बात, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। फिर क्या आता है, लिथियम से लेके नियोन तक, सोडियम से लेके आर्गन तक, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना। यहाँ पूरे लिख लो। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। अब है ना, कभी कभी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैल्शियम, ठीक है। आपको बोलेगा कि आवर्त सारणी के समूह 3 का तत्व क्लोरीन से अभिक्रिया कर किस प्रकार का यौगिक बनाएगा, है ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। आवर्त सारणी का
समूह 13 का तत्व क्लोरीन से अभिक्रिया कर किस प्रकार का तत्व बनाएगा, मतलब किस प्रकार का यौगिक बनाएगा, उस यौगिक का आपको सूत्र बताना है। तो भाई समूह 13 के जो तत्व हैं इनकी संयोजकता आपको मालूम होनी चाहिए। ये रहा तुम्हारा समूह 13। तो भाई याद रखना, ये आपका समूह 1 है, वर्ग 1, वर्ग 2, फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो भाई समूह 13 में कौन आया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या? 3। और मैंने क्या बोला कि भाई एक ही समूह के तत्वों की संयोजकता समान होती है, यानी समूह 13 में जो भी तत्व उनकी संयोजकता क्या है? 3 है। तो मान लो वो तत्व M है, इसने क्लोरीन से रिएक्ट की। यौगिक बनाने के लिए, अणु सूत्र लिखने के लिए हम क्या करते हैं? तत्व के नीचे उसकी संयोजकता लिखते हैं। वो तत्व M है ना, समूह 13 का तत्व M मान लो, ठीक है। क्लोरीन की संयोजकता 1, क्रॉस में गुणा किया, MCl3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आवर्त सारणी के ट्रेंड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली जो बात है वो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे नंबर मिल सके। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है आवर्त सारणी में? है ना, यहां से यहां गए, एक कोश में वृद्धि, यहां से यहां में गए, एक कोश में वृद्धि होगी। ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर से नीचे जा रहे हो, एक कोश में वृद्धि होती है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है परमाणु त्रिज्या का। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है परमाणु के आकार का। तो भाई परमाणु त्रिज्या होती क्या है? तो परमाणु त्रिज्या होती है परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है। उससे पहले परमाणु त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। वो चीज क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन की संख्या के समान होता है। प्रोटॉन की संख्या, ये आपको याद रखना है कि भाई किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वही उसके प्रोटॉनों की संख्या है। जैसे मैं कहूं कार्बन में कितने प्रोटॉन हैं, तो भाई कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6, इसलिए कार्बन में प्रोटॉन कितने हो गए? 6। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं परमाणु आकार का, है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु आकार किस प्रकार बदल रहा है, आवर्त में दाएं से बाएं जा रहे हैं तो आपका परमाणु क्रमांक किस प्रकार बदल रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर छोटा है, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें परमाणु आकार वाला और ये जो टॉपिक्स हैं उनको हम फ्रेश क्लास में अच्छे से ही पढ़े। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।